हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मोटिवेशनल कोट है इसमें बहुत ही शानदार बात बोली गई है। वन डे दिस 5 AM विल मेक यू अ लेजेंड। मतलब आप अगर 5 बजे रोज उठते हैं तो ये आप बिल्कुल मान के चलिए 100% अश्योरिटी के साथ कि यू विल बी अ लेजेंड वन डे। तो ये बहुत अच्छी आदत है। अगर आप सुबह जल्दी सो के उठते हैं आपको एक अलग ही तरीके की पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। सूरज को उगते हुए देखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पढ़ते हैं कुछ, तो बहुत ही अच्छा ये आपकी लाइफ पे ये इसका एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि इससे आप जो दूसरे लोग सोते रहते हैं, मान लीजिए कोई 8 बजे उठता है, 7 बजे उठता है, तो वो उससे आप बिल्कुल सेग्रेगेट हो जाते हैं। आपको ज़िंदगी जीने का 1-2 घंटे का जो टाइम है वो एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये एक्स्ट्रा टाइम ये आप बहुत प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर सकते हैं। अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी बॉडी पे ध्यान दे सकते हैं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए जिससे कि आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। 5 बजे उठिए ज़रूर, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी लाइफ में। तो ये था आज का मोटिवेशनल कोट। चलता हूँ पहली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है कोरोना वायरस की। वर्ल्ड के अंदर इस समय टोटल अगर बात करें तो 1,73,02,934 पॉजिटिव कोरोना पेशेंट्स निकल के आ चुके हैं। इसमें से अगर आप देखेंगे तो लगभग 1,78,09,676 लोग रिकवर कर गए हैं, पूरी तरीके ठीक हो गए हैं। और जो दुख भरी बात यह है कि 6,72,394 लोग अपनी जान कोरोना वायरस की वजह से गंवा चुके हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कितनी भयावह तौर पर यह बीमारी बढ़ती जा रही है। उसके बाद अगर टॉप की कंट्रीज हम देखें तो यूएसए, ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं। इंडिया में अब पर डे अगर आप देखेंगे तो 50,000 प्लस केसेस निकल के आ रहे हैं। उसी के बाद आप देखेंगे कोरोना वायरस केसेस अगर इंडिया के अंदर, तो इंडिया में लगभग इस समय 16,32,422 केस टोटल निकल के आ चुके हैं। जिसमें से आप देखेंगे 10,29,000 के आसपास लोग पूरी तरीके रिकवर कर गए हैं और 35,712 लोग अपनी जान कोरोना वायरस की वजह से गंवा चुके हैं। तो ये था आज का कोरोना अपडेट। चलता हूं पहली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे जो हमारे देश में आपने देखा होगा नई एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 की। इसमें बहुत ही अमूलचूल परिवर्तन करे गए हैं, एजुकेशन रिफॉर्म्स करे गए हैं। काफ़ी ज़्यादा समय से, लगभग 35 सालों से ये इट वॉज ऑन इट्स वे कि वो इम्प्लीमेंट करी जाएगी, लेकिन फाइनली अब ये इम्प्लीमेंट कर दी गई है। इसके कुछ हाइलाइट्स अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आप देखेंगे सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। मतलब एक आप जब भी एग्ज़ाम, मतलब कोई बड़ा कोई हायर डिग्री लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा एक सहूलियत मिलने वाली है। मल्टीपल एंट्री के ऑप्शंस होंगे। मतलब आप मान लीजिए सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन चाहते हैं या थर्ड ईयर में, तो वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। एग्जिट ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा होंगे। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एम फिल प्रोग्राम्स को डिसकंटिन्यू किया जाएगा बड़े। उसके बाद आप देखेंगे लो स्टेक बोर्ड एग्जाम्स, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़, ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े बदलाव किए जाएंगे। इसमें आप देखेंगे अभी तक जो एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें थी वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा कंट्रोल करी जाती थी, उसको नाम चेंज करके अब एजुकेशन मिनिस्ट्री बन गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि अब डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री थी उसका नया नाम क्या है, तो वो है एजुकेशन मिनिस्ट्री। आप ये चीज़ याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे इसका बेसिकली आप देखेंगे इसका एजुकेशन पॉलिसी में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इन इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम 26.3% इन 2018 टू 50% इन 2035। मतलब जो ग्रॉस एनरोलमेंट, मतलब जो बच्चे स्कूल में एडमिट होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिट होते हैं, उनका जो एनरोलमेंट रेशियो है वो बढ़ाने के लिए सरकार काफ़ी ज़्यादा कदम उठाएगी। वोकेशनल एजुकेशन मतलब जैसे टेक्निकल एजुकेशन जिसे आप बोलते हैं, जो अप्रेंटिस वगैरह होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, डिग्री कोर्सेज, तो ये सारे जो कोर्सेज हैं इनको बढ़ाया जाएगा। अब लगभग 26% अभी है 2018 के अंदर, इनको 50% 2035 तक ले जाने की बात करी जा रही है।
उसी तरीके आप यहाँ पे देखेंगे इसमें जो ब्रॉड बेस्ड मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन देने की बात की जा रही है, फ्लेक्सिबल सर्कुलर और क्रिएटिव कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब अगर कोई आर्ट पढ़ना चाहता है साथ ही साथ कॉमर्स भी पढ़ना चाहता है तो उसके पास ये ऑप्शन रहेगा। पहले क्या, आर्ट पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आर्ट पढ़िए, साइंस पढ़ रहे हैं तो सिर्फ साइंस पढ़िए, कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो सिर्फ कॉमर्स पढ़िए। तो ये सारी चीज़ें अब बच्चे की एज पर डिमांड वो जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहता है वो सारी चीज़ें उसके लिए फ्लेक्सिबल होंगी, वो कर सकता है वो। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बात की जा रही है कि इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स विद अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन। अगर आप लेटरल एंट्री लेते हैं या फिर जल्दी छोड़ते हैं कोई यूनिवर्सिटी तो आपको उसके लिए प्रॉपर सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ये एक अच्छी बात होती है क्योंकि कई बार बच्चे जैसे नॉर्मली बीटेक कर रहे हैं तो मान लीजिए किसी ने पहले सिविल इंजीनियरिंग ले ली, उसके बाद उसे वो चाहता है कि यार सिविल इंजीनियरिंग मुझे समझ नहीं आ रही है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लूँगा। तो फिर वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर उसे स्विच करनी है तो वो स्विच नहीं कर सकता, और स्विच करना भी है तो बहुत उसका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, यूनिवर्सिटी लेवल से आपको चेंज कराने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब ईजी होती हुई नज़र आएंगी कहीं ना कहीं। उसके बाद आप देखेंगे जो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन है वो 3 से 4 साल के बीच में आपको देखने को मिलेगी इसमें। और इसके बाद मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स होंगे। आप यहाँ पे देखिए एफिलिएशन ऑफ जो कॉलेजेस हैं इनको फेज आउट किया जाएगा। जो जैसे कॉलेज हैं नॉर्मली नया कॉलेज खुलना है तो उसके लिए एफिलिएशन होता है, मतलब AICTE के नॉर्म्स होते हैं, उसके हिसाब से कॉलेज है या नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, बच्चों के लिए प्रॉपर लैब है या नहीं, ये सारी चीज़ें जो इंश्योर करी जाती हैं वो उसके लिए बोलते हैं कि वो एफिलिएट कर देते हैं। तो इसको पूरे सिस्टम को बंद किया जाएगा 15 साल के दायरे में, धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज इसको धीरे धीरे कम किया जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर जो सिस्टम होगा वो लगाया जाएगा जिससे कि बढ़िया एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके बच्चों को। उसके बाद आप देखेंगे मैकेनिज्म टू बी स्टैब्लिश फॉर ग्रांटिंग ग्रेडेड ऑटोनॉमी टू कॉलेजेस। अच्छी जो कॉलेजेस की जो रैंकिंग है वो कहीं ना कहीं उसे इम्प्रूवमेंट किया, उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जाएगा जिससे कि बच्चे अच्छे से उस कॉलेज में उनका होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हो सके, जिससे कि जब वो कॉलेज से अपने निकलें तो उनको प्रॉपर अच्छी जॉब मिल सके, अच्छी जो उनकी एक लाइफस्टाइल हो सके, अच्छा इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट कर सकें, नए नए स्टार्टअप्स ला सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर बेस रूट लेवल से ही काम करके चला जाएगा तो काफ़ी अच्छे लेवल पे काम होगा। आप यहाँ पे देखेंगे जो कॉमन की रिफॉर्म्स हैं उसमें देखा जाएगा कि सिंगल रेगुलेटर लगाया जाएगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एक्सेप्ट फॉर लीगल और मेडिकल कॉलेजेस। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि हायर जो एजुकेशन है उसमें सिंगल रेगुलेटर लगाया जाएगा किसको छोड़ के, तो लीगल और मेडिकल कॉलेजेस को छोड़ के। अच्छे ये जो नए रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा सारी जो यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन होते हैं उसके लिए, यूनिवर्सिटी एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल की बीटेक के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके तहत सभी कॉलेजेस को भरा जाएगा। फिर IIT हो, ये UPTU के कॉलेजेस हों या फिर और जो आप NIT बोलते हैं, ये सारे कॉलेजेस इन सबको भरा जाएगा एक कॉमन टेस्ट एजेंसी के तहत। आप ये सारे जो टेस्ट कराया जाएगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तहत। इसके बाद आप देखेंगे जो कॉमन नॉर्म्स हैं जिसमें कि आप देखेंगे कि प्राइवेट और पब्लिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इसमें मिलके काम करेंगे जिससे कि हमारी एजुकेशन और अच्छे लेवल पे जा सके और हमारे देश के जो नए और बिल्कुल न्यू ग्रोथ है जो एजुकेशन की, जो नए अंडर ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए एक प्रॉपर एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सके एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि वो आगे चल के बढ़िया कंट्रीब्यूशन करें हमारे देश की इकोनॉमी के लिए। तो ये थी सारी बात एजुकेशन से रिलेटेड। कभी मैं अभी 1-2 दिन में मैं सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो वो आप तब देखिएगा, समझिएगा, अच्छे से मैं समझाऊंगा, सारी चीज़ डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा। यहाँ पे बात की जा रही है लेड पॉइजनिंग की। तो यहाँ पे आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के द्वारा बोला गया है कि वर्ल्ड चिल्ड्रन जो दुनिया भर के बच्चे हैं वो लेड पॉइजनिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा हाई नंबर्स में इन्फेक्ट हो रहे हैं और ये नंबर ज़्यादा नज़र आता है इंडिया के केस में। आप देखेंगे लेड कहाँ से, लेड ज़्यादातर पाया जाता है पेंट के में, उसके बाद जो पानी आता है हमारे पाइप में उसमें लेड पाया जाता है। सेरेमिक्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बच्चों को खेलने के लिए वो सेरेमिक्स होता है, और जो काफ़ी ज़्यादा केमिकल यूज़ होता है इसका, टॉयज़ में काफ़ी ज़्यादा लेड यूज़ होता है, जिस वजह से बच्चों के मुंह के रास्ते वो सीधे उनकी बॉडी में चला जाता है। तो वो बहुत ही इंटॉक्सिकेट मटीरियल होता है जिससे काफ़ी ज़्यादा बच्चों की हेल्थ में नुकसान होता है।
लेड लेवल्स की वजह से ब्लड जो है अफेक्ट होता है, और इसमें लगभग आप देखेंगे 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर पाया गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लेड एक्सपोजर की वजह से जो बच्चे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ के, मतलब दिमागी उनकी हालत ख़राब हो सकती है, बिहेवियर उनके चेंज हो सकते हैं, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें। उसके बाद क्राइम बढ़ सकता है, मतलब बच्चों का जब दिमाग संतुलित नहीं होगा तो क्राइम बढ़ेगा ही। उसके बाद वॉयलेंस, बच्चे लड़ाई झगड़े में ये सब ज़्यादा इसमें पढ़ के और अपनी लाइफ ख़राब कर सकते हैं। तो इसलिए प्रॉपर आपको, अगर कहीं बच्चा लेड के कांटेक्ट में आ रहा है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, या फिर अपने आप को भी उसे बचाइए। प्रॉपर सिस्टम वाटर, क्लीन वाटर की अपनी कोशिश करिए कि कैसे आपको साफ़ पानी आपको और आपके बच्चे को मिले। इसके बाद आप देखेंगे लीडिंग कंट्रीब्यूटर जो लेड एक्सपोजर के हैं, उसमें देखेंगे आप कि ज़्यादातर इनफॉर्मल सब स्टैंडर्ड रिसाइकलिंग ऑफ लेड एसिड बैटरीज, जो बैटरीज होती हैं इनसे ज़्यादातर देखने को मिलता है। लेड का जो पॉइजनिंग वाटर होता है। फोक रेमेडीज़ अगर आप देखेंगे तो कॉस्मेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा लेड का यूज़ किया जाता है, जैसे घसाड़ जिसे आप बोलते हैं, इंडियन फोक मेडिसिन, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लेड का यूज़ किया जाता है। उसी तरीके आप लेड को आप समझ सकते हैं कि जैसे पेंसिल होती है, हमारी पेंसिल में बहुत ज़्यादा लेड यूज़ करी जाती है। तो ये सारी चीज़ें कार्बन प्लस लेड लगा के उसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी लैप्सेस की बात की जा रही है। एनपीसीआई, एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, लैक ऑफ एनक्रिप्शन डेटा ऑफ पर्सनल डेटा। देखिए एनक्रिप्शन क्या होता है, एनक्रिप्टेड डेटा क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे आप वीडियो कॉल करते हैं तो लिखा होता है एनक्रिप्टेड वीडियो कॉल। तो एनक्रिप्टेड मतलब जैसे आपने यहाँ पे कोई डेटा एक्सेस आप कर रहे हैं, जिसको आपने भेजा वो ही ये डेटा एक्सेस कर सकता है। लेकिन इसके बीच में अगर कोई चाहे कि हैक कर ले और वो इस डेटा को एक्सेस कर ले तो नहीं एक्सेस कर सकता, क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज होती है जिसमें वो सिर्फ एनक्रिप्टेड होता है। एनक्रिप्शन की वजह से कोई और दूसरा ये एक्सेस नहीं कर सकता है। इससे कहीं ना कहीं यूज़र की जो प्राइवेसी है वो कहीं ना कहीं सिक्योर रहती है। इसी के फ्लॉज के बारे में बात की जा रही है कि हमारे देश में जो एनपीसीआई है उसमें काफ़ी ज़्यादा उसके आपको जो लूप होल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे देश में आप देखेंगे कि डेटा जो है, जो एनपीसीआई है, वो बैकबोन है कंट्री की डिजिटल पेमेंट सिस्टम का, और इसे अब इसका ऑडिट किया जा रहा है। एनपीसीआई जो आप रुपए, जो एटीएम होता है, रुपए एटीएम कार्ड, वो एनपीसीआई के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है कि रुपए को कौन ऑपरेट करता है, तो दैट इज़ एनपीसीआई। आप याद रख सकते हैं, आइडिया रखिएगा इसका, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे मैंने देखे हैं, डायरेक्ट यूपीएससी में यूपीएससी में पूछ लिया जाता है कि एनपीसीआई के क्या काम है, एनपीसीआई से क्यों क्या क्या ऑपरेट करता है, किन किन चीज़ों को। तो डायरेक्ट आप ऐसे क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे जो एक ऑडिट है जो कि किया गया, जिसमें इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसको ओवरव्यू किया गया, जिससे कि एनपीआई के जो डिफेंसेस हैं अगेंस्ट साइबर अटैक्स, कैसे एनपीसीआई टैकल करता है साइबर अटैक्स। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे हैकिंग हो जाती है, बहुत सारे एटीएम्स क्लोन हो जाते हैं, जिससे उनका पैसा निकल जाता है। तो इन सारी चीज़ों को कैसे एनपीसीआई कंट्रोल करके चल रहा है, इसी के बारे में ऑडिट किया गया। इस ऑडिट में अंडरस्कोर जो देखने को मिला कि डेटा सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं वो जो एनपीसीआई के द्वारा फेस किए जाते हैं, इसमें इंटरनेट बैंक फ्रॉड, ट्रांसफर्स, एटीएम ट्रांजैक्शन, डिजिटल पेमेंट्स में जो करप्शन देखने को मिलता है, जो साइबर अटैक्स के थ्रू जो हैकर्स होते हैं वो पैसा जो इधर से उधर घालमेल करते हैं, चोरी करते हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं लगाम लगाने के बारे में बोला जा रहा है कि कैसे इन लैप्सेस को ओवरकम किया जाए। तो ये आप आइडिया रखिएगा। जॉय जॉय काली टेम्पल, ये एक टेम्पल है बांग्लादेश के अंदर, आपको देखने को मिलेगा। इंडिया ने अभी इसे इनॉग्रेट किया और इसे रिकंस्ट्रक्ट करने की बात करी जा रही है। नेटोर के अंदर ये टेम्पल पड़ता है। तो आप ये याद रखिएगा जॉय काली टेम्पल कहाँ पड़ता है, तो ये बांग्लादेश के अंदर पड़ता है। क्यों न्यूज़ में? क्योंकि इसको भारत सरकार रिकंस्ट्रक्ट करने जा रही है। इंडिया और बांग्लादेश ने एक एमओयू साइन किया जिसमें कि इस टेम्पल का रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। और आप देखेंगे इसका जो हाई इम्पैक्ट अंडर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की स्कीम के तहत इससे काम किया जाएगा। इस मंदिर को रेनोवेट किया जाएगा, रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस पैसा प्रोवाइड कराएगी, जिससे कि इस मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ओरिजिनली आप देखेंगे तो ये टेम्पल जो था 18वीं सेंचुरी में, 18वीं सदी में बनाया गया था श्री दयाराम रॉय के द्वारा। तो ये आप याद रख सकते हैं, इस टेम्पल के बारे में आइडिया रख सकते हैं। ये बात की जा रही है
नेटिसा आइडल। नेटिसा आइडल एक रेयर सैंडस्टोन आइडल है, मतलब मूर्ति है ये एक, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। 9वीं सेंचुरी में, 9th सेंचुरी में प्रतिहारा स्टाइल ऑफ राजस्थान में बनाई गई थी, और इसे अब इंडिया में वापस लाया जाएगा, क्योंकि इसे स्मगल करके अभी लंदन काफ़ी पहले पहुंचा दिया गया था। नेटिसा जो है ये एक आइकन है, जो कि ओरिजिनली पाई गई थी घटेश्वरा टेम्पल, बरौली, राजस्थान के अंदर। तो ये आप इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं आर्ट एंड कल्चर में डायरेक्ट कि नेटेसा आइडल रिसेंटली न्यूज़ में था, ये कहाँ पे, ये इसका जो आइकन है कहाँ ओरिजिनल इसका ओरिजिन देखने को मिलता है, तो वो था घटेश्वरा टेम्पल, बारोली, राजस्थान के अंदर। सैंड स्टोन आप देखेंगे नेटेसा फिगर में देखने को मिलता है, जो कि 4 फीट की एक मूर्ति है। ये एक ब्रिलियंट डिपिक्शन है लॉर्ड शिवा की, शिव भगवान की एक बेहतरीन मूर्ति आप इसे बोल सकते हैं। इसमें नंदी जी की मूर्ति बहुत शानदार तरीके से बनाई गई है, सीधे जो राइट लेग पे। तो आप ये सारी चीज़ें हैं याद रख सकते हैं। नेटेसा आइडल के बारे में एक मोटा आइडिया रखिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है आज का, सेल्फ रिलायंट इंडिया इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, GS3 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप देखेंगे सेल्फ रिलायंट इंडिया इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज फार ड्रीम, इंडिया के लिए फार ड्रीम है आत्मनिर्भर भारत के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अटेन करना, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है उसे इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम अपने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिवाइसेज हैं उनको काफ़ी अच्छे से अपग्रेड कर सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है बेसिकली, आप देखेंगे आज के समय में मोबाइल से ही आप किसी स्पीकर को ऑपरेट कर सकते हैं, मोबाइल से ही टीवी ऑपरेट कर सकते हैं, मोबाइल से ही आप फ्रिज ऑपरेट कर सकते हैं, मोबाइल से ही एसी ऑपरेट कर सकते हैं, मोबाइल से बहुत सारे ऐसे काम आप कर सकते हैं जिसके लिए आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं, बैठे बैठे आप सारी चीज़ें ये ऑपरेट कर सकते हो। तो ये होता कैसे है, ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होता है। जब आप देखते हैं कि फ़ोन में वो एक कनेक्टिविटी दी जाती है सेंसर्स के थ्रू, जिससे कि आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रोबोट्स जो हो गए, रोबोट्स के अंदर कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो अपने आप को जो लर्निंग, जो डेली वो काम करते हैं उस हिसाब से वो सीखते हैं, अपने आप को जो अपग्रेड करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो कॉन्सेप्ट मैंने भी आपको बताया, ये सब काफ़ी ज़्यादा क्लोजली इंटर रिलेटेड है। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है इसको अपडेट करने के लिए आप देखेंगे हमें बहुत ज़्यादा जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जैसे US हो गया, UK हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़, तो ये सारे देशों से जो टेक्नोलॉजी जिनकी काफ़ी अच्छी, वहाँ से हमें अपनी टेक्नोलॉजी जो इंपोर्ट करके लानी पड़ती है, उसे हम किस लेवल तक कंट्रोल कर पाएंगे, इसी बारे में ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इंडस्ट्रियल, इस समय जो इंडस्ट्रियल ये चल रही है, जियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक पावर है, उसे आप बोल सकते हैं उसको डिटरमाइन किया जाता है बाय एक्सपर्टाइज इन मैन्युफैक्चरिंग। वो किस लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, कैसा मैन्युफैक्चर कर रही हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, वो जो रॉ मटेरियल यूज़ करके जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं वो किस क्वालिटी के हैं। तो ये सारी चीज़ें किसी भी कंट्री की जो ओवरऑल इकोनॉमी को डिफाइन करती हैं। ये जो डिजिटल एज चल रही है, यहाँ पे आप देखेंगे ये डिटरमाइन करती है कि हमारा जो कमांड है ओवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो कितना है। कि मान लीजिए कोई रोबोट है, आप रोबोट कहीं आप जापान से लेके आए इंडिया के अंदर, उसके बाद आपने उस रोबोट पे और अच्छे से काम किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी, उसके बाद उसको इंडिजिनस वे में प्रमोट किया और कुछ और उसमें टेक्नोलॉजी डाल के उसे, जैसे मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में यूज़ कर लेते हैं, एज अ वेटर उसको यूज़ करते हैं, तो ये अगर आप जापान से लाएंगे तो वो टेक्नोलॉजी महंगी पड़ेगी। वहीं अगर आप वहीं से जो टेक्नोलॉजी लाएंगे उससे सीख के इंडिया में ही अगर रोबोट, इंडिजिनस रोबोट बनाएंगे, तो वो टेक्नोलॉजी भी सस्ती होगी और वो आपके हिसाब से वो रोबोट काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हर सेक्टर में एक मोबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप देखेंगे यूज़ एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर और हर जगह किया जा सकता है, जिससे कि लोगों की ज़िंदगी आसान बनाई जा सके। आप देखेंगे US और जो चाइना है, ये काफ़ी ज़्यादा इनके आपस में एक जो तनातनी देखने को मिलती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के तहत, क्योंकि दोनों देश अपने आप को सुपीरियर प्रूव करना चाहते हैं हर मामले में। फिर वो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या फिर कोई दूसरा भी मामला क्यों ना हो, हर जगह एक दूसरे से उनकी इतनी ज़्यादा ठनाठनी चलती ही रहती है। इस वजह से आप देखेंगे कि टू अवॉइड बिकमिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिपेंडेंट, इंडिया को चाहिए कि वो शेप करे अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो स्ट्रैटेजीज़ है उसको रीफॉर्म करे, रीस्टैब्लिश करे, जिससे कि हमारा देश भी स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री बन सके।
अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट्स के बारे में कुछ देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो है इसमें ज़्यादातर एल्गोरिदम्स पे काम होता है। उसके बाद जो डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वो डिपेंड करता है कि वो कैसे इन एल्गोरिदम्स को ट्रेन करता है और कैसे अपडेट करता है टाइम टू टाइम। क्रिश गोपाल कृष्णा कमेटी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्रिश गोपाल कृष्णा कमेटी किससे रिलेटेड है? डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि कमेटी से रिलेटेड यूपीएससी अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और इवन अब वनडे एग्जाम्स जो होते हैं एसएससी, बैंकिंग या दूसरे जो वनडे एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन अब पूछ लिए जाते हैं अच्छे लेवल के। क्रिस जो गोपाल कृष्णा कमेटी इसने सजेस्ट किया कि जो नॉन पर्सनल डेटा क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए आपका कोई आपका जो सेक्स प्रेफरेंस है, मेल हैं आप या फीमेल हैं, उसके बाद आपका जो क्या किस तरीके के आप डेटा यूज़ करते हैं, मतलब किस तरीके का खाना आप पसंद करते हैं, किस तरीके की गाड़ी में ट्रेवल करना पसंद करते हैं, कैसी बाइक है आपके पास, या फिर जो भी आपका मतलब आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं है उसमें, आपके एड्रेस नहीं है उसमें, इसके अलावा जो भी चीज़ आपकी डेटा है, आपका जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनल डेटा है वो इसमें है, तो उसे बोलते हैं नॉन पर्सनल डेटा। और जब इसी नॉन पर्सनल डेटा में फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड हो जाती हैं, दैट इज़ व्हाट यू कॉल पर्सनल डेटा। तो ये बेसिक डिफरेंस था मैंने जो आपको समझाया पर्सनल डेटा और नॉन पर्सनल डेटा में। उसके बाद आप देखेंगे इसे अब अवेलेबल किया जाएगा हमारे देश की जो डोमेस्टिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री है उसको, जिससे कि एक उसका ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ ऑल अबाउट डेटा एंड डेटा इज़ ऑल अबाउट न्यू ऑयल। जितना आप देखिए कि डेटा आने वाले टाइम में इसकी जो वैल्यू होगी बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि डेटा को बोला जाता है एक आने वाले टाइम में नया तेल। और ये तेल की वैल्यू आप जानते हैं किस लेवल पे बढ़ती है, किस लेवल पे इसकी डिमांड होती है। तो उसी तरीके डेटा की भी बहुत ह्यूज डिमांड जनरेट होने वाली है। कमेटी ने रेकमेंड किया कि जो कम्युनिटी डेटा है इसे शेयर किया जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज के साथ, जिससे कि इनको बेनिफिट पहुंच सके। इसमें सजेस्ट किया गया कि लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाए जिससे कि डेटा शेयरिंग जो है उसको एक प्रॉपर वे में रेगुलेट किया जा सके। जो ऑल कलेक्टर्स ऑफ कम्युनिटी डेटा हैं इनमें ये चाहिए कि जो अवेलेबल स्टार्टअप्स हैं इनको भी ये डेटा अवेलेबल हो, जिससे कि वो अपना स्टार्टअप को एक नया अच्छे तरीके से चला सकें, फ्यूचर में उनको एक ब्यूटीफुली इसे चला सके। उसके बाद आप देखेंगे बिजनेस ऑल्सो शुड गेट एक्सेस टू डेटा गैदर्ड बाय अदर बिजनेसेस एंड कुड कंसिडरेबल नेट अगेन। उसके बाद ऑल स्टेक होल्डर्स आप देखेंगे कुड गेन फ्रॉम सच अ शिफ्ट विच कुड बी ऑफ इंडियन इकॉनमी। तो इंडियन इकॉनमी के लिए कैसे ये सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं ये कैसे बेनिफिट कर सकते हैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा से, ये यहाँ पे सारी बात की जा रही है। उसके बाद कंक्लूजन अगर आप देखेंगे क्या कुछ और किया जा सकता है कि प्रोएक्टिव रोल इंडिया को प्ले करना चाहिए, जिससे कि जो ऑब्जेक्शंस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इम्प्रूवमेंट में उनको कहीं ना कहीं ओवरकम किया जा सके, और जो ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर पावर्स हैं उनको मनूवर किया जा सके। जो बीइंग सेल्फ सफिशिएंट है उसको कहीं नहीं आत्मनिर्भरता जिसके बारे में बोला जाता है कि वो आत्मनिर्भरता तभी आएगी जब आप अपने देश के डेटा को अपने देश में ही लोगों की भलाई के लिए यूज़ कर सकेंगे। इसमें आप देखेंगे जो दिस रिक्वायर्स इंडियन डेटा टू बी वाइडली अवेलेबल टू इंडियन आर्टिफिशियल इंडस्ट्री, ये सब मैंने बताया। यहाँ पे बात की जा रही है साइबर सिक्योरिटी ऑर्डर की। ये अभी देखेंगे साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। साइबर सिक्योरिटी जब भी आप कोई अपना मोबाइल चलाते हैं या लैपटॉप चलाते हैं वहाँ पे जब आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो इंटरनल सॉफ्टवेयर है, उसे कहीं ना कहीं हैक करके उसको कोई दूसरा दूर बैठा आदमी वो कंट्रोल करे, दैट इज़ व्हाट यू कॉल साइबर सिक्योरिटी। और उसको कैसे प्रिवेंट करना है, उसे दूसरे दूर बैठे आदमी को रोकने से, यूज़ करने से, उसे प्रिवेंट करने के लिए एंटीवायरस आते हैं। तो वो सारी अभी ट्विटर में बहुत सारे लोगों का डेटा, बहुत सारे लोगों का अकाउंट हैक कर लिया गया और उसके बदले में उनसे काफ़ी ज़्यादा पैसे मांगे गए बिटकॉइंस में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं साइबर सिक्योरिटी से ही रिलेटेड हैं। उसके बाद इस समय जो एक्सपोनेंशियल राइज देखने को मिल रहा है साइबर अटैक्स में कोविड-19 पैंडेमिक, क्योंकि लोगों की जॉब जा चुकी है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, इस वजह से देखने को मिलता है ये इसमें हाईलाइट देखने को मिलती है कि
ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जो है मैनेजिंग साइबर स्पेस, यहाँ पे इनकी प्रॉपरली कैसे मैनेज करके चल सकें ये देखा जाता है। नो ग्लोबल कॉमन्स, बॉर्डर साइबर स्पेस एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन्स इज नॉट पॉसिबल एज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट द इंटरनेट डिपेंड्स इज अंडर स्टेट कंट्रोल। जो डेटा जो साइबर स्पेस होता है वो किसी भी देश की के मतलब आप बोल सकते हैं जैसे इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल में कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और जो सेंट्रल लिस्ट आती है, वैसे ही ये इसके परव्यू में जो लॉ बनाने का जो एक पावर है वो किसी भी देश के पास होता है कि वो इस पर कैसा लॉ बनाए। यूनिवर्सल लॉ अप्लाई नहीं किया जाता इसमें, जबकि होना यही चाहिए कि यूनिवर्सल लॉ हो, इसका सभी लोग एक जैसी गाइडलाइंस फॉलो करके चलें। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो साइबर सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन करे, एनफोर्समेंट ऑफ लॉज कैसे करे, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स कैसे करे। स्टेट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो कैसे एक्शंस लें जिससे कि अपनी सोवरेन टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने देश की अखंडता और संप्रभुता का खुद से ख्याल रख सकते हैं। यही साइबर सिक्योरिटी का इशू था जिसकी वजह से इंडिया ने 59 जो चाइनीज़ ऐप्स हैं उसको एब्रोगेट किया था। साइबर टूल्स अगर आप देखेंगे ये चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, जिससे कि इनका वेरिफिकेशन किया जा सकता है काफ़ी ज़्यादा आसानी से, लेकिन इन पे एक्शन करना वो आसान नहीं होता है। एक्शन जैसे अभी इंडिया ने किया, लेकिन इसकी वजह से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा जो चाइना की तरफ से मतलब बोला जा रहा है कि हमारे आप जो ग्लोबल गाइडलाइंस है वो नहीं फॉलो कर रहे हैं, और अगर एक दूसरे देश ऐसे ही सबकी ऐप बैन करते रहेंगे तो कैसे जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े अगर फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, ये सारी चीज़ें जब पूरे ग्लोबल लेवल पे छाई हुई तभी तो लोग इसका आनंद उठा पा रहे हैं, यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये आप ऐसे ही अबॉलिश कर देंगे तो फिर लोग कैसे काम करेंगे, कैसे लोगों को एंटरटेनमेंट मिलेगा, कैसे लोगों को फ़ायदा मिलेगा, कैसे लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे यही सारी बातें, देयर आर मेनी स्टेक होल्डर्स इन साइबर स्पेस बोथ बिनिंग एंड मेलिग्नेंट, कई तरीके के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे देयर इज़ नो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो साइबर स्पेस के लिए प्रॉपर रूल्स और गाइडलाइंस बना सके। जैसे कि आप देखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड की जो हेल्थ है उसको गवर्न करती है। चैलेंजेस अगर कुछ देखेंगे तो ओपन एंड वर्किंग ग्रुप चाहिए जिससे कि साइबर सिक्योरिटी इश्यूज़ को कहीं ना कहीं एड्रेस किया जा सके, उन इशू जो साइबर सिक्योरिटी से इश्यूज़ हैं उनको कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सके। बट द डिस्कशन ऑन इशू इज सच दैट एज इंटरनेट गवर्नेंस डेवलपमेंट एप्सिनोज उसके बाद डिजिटल प्रिवेसी, ये सारे चीज़ों पे प्रॉपर डिस्कशंस होना चाहिए। उसके बाद इनके जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए सरकारें काम करनी चाहिए। उसके बाद व्हेन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड यूएन चार्टर इन साइबर स्पेस इज़ वाइडली एक्सेप्टेड। यूएन चार्टर क्या है? यूनाइटेड नेशन का एक चार्टर है जिसके तहत जो भी जो इंटरनेट लॉज हैं उनको प्रॉपरली मैनेज किया जाता है। लेकिन यूएन चार्टर को सब लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं सारे। मान लीजिए इंडिया बोलता रहता है अमेरिका से कि डाटा लोकलाइज करो, हमारा जो फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है, व्हाट्सएप का जो डेटा है हमारे देश का डेटा हमारे देश में ही रखो। लेकिन अमेरिका की जो पॉलिसी है वो कहता है नहीं, हमें ये करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है डेटा को लोकलाइज करने के लिए। इसलिए जो सारा डेटा है वो उन्हीं के सर्वर्स में सेव होता है, अमेरिका में ही सेव होता है। जिस वजह से मान लीजिए हमें कोई फेसबुक से रिलेटेड क्राइम हो गया, अगर उसके लिए हमें कोई क्राइम के लिए कोई किसी इन्वेस्टिगेशन में हमें डेटा चाहिए तो वो डेटा पहले हम अमेरिका से रिक्वेस्ट करेंगे फेसबुक से, फिर वो जितना जब चाहेगा तब वो डेटा हमें एक्सेस दे पाएगा उसका। तो ये सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा आप देखने को मिलेगा कि प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर एक सिंगल रेगुलेशन पे काम होगा तो ये सारे इश्यूज़ को एड्रेस किया जा सकता है, और इंटरनेशनल लॉ बना के तभी ये सारे इश्यूज़ को एड्रेस किया जाएगा। उसके बाद देखेंगे रोड मैप चाहिए कि डिजिटल कोऑपरेशन करा जाए यूएन कॉल्स के साथ, और प्रॉपर एक्शन जो है वो इंश्योर किया जाए। अगर कोई साइबर क्राइम करता है डिजिटल, अभी देखेंगे आप जो करंट जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस है वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया के सिनेरियो से अगर आप देखेंगे जो साइबर सिक्योरिटी है ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट पेस पे बढ़ रही है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस हैं इसको गवर्न करने के लिए, इसकी टेक्नोलॉजी को गवर्न करने के लिए वो उस लेवल पे नहीं ग्रो कर रहे हैं। ये जो दिस प्रोवाइड्स इंडिया टाइम टू स्पेस इवॉल्व अप्रोचेस।
अभी जिस लेवल पे तेज़ी से हम बढ़ रहे हैं, इंटरनेट से, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं हमारे देश में, अभी हम डिजिटल हो रहे हैं, तो ये अभी हमारे पास टाइम है कि हम उसको कैसे प्रॉपरली साइबर जो सिक्योरिटी है इससे बच पाएँ, इसके इश्यूज़ जो हैं जैसे जो साइबर अटैक्स वगैरह होते हैं इनसे कैसे अपने देश को बचा पाएँ। पेगासस आपने सुना होगा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसने जो किसी भी व्हाट्सएप या किसी भी इंटरनेट सोशल मीडिया हैंडल को एक्सेस कर सकता है, कहीं पे भी दूर बैठ के आप पूरा ऑपरेट कर सकते हैं उसको अपने यूज़ करके। बहुत सारे इंडिया में बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके ऊपर ये व्हाट्सएप का जो पेगासस है यूज़ किया गया और उनके डेटा को हैक किया गया। तो ये सारी चीज़ों को कैसे अपने देश के लोगों को बचाया जा सकता है उस बारे में बात की जा रही है इंडिया में। उसके बाद साइबर जो फुटप्रिंट है इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड करने की ज़रूरत है और इसके साइबर क्राइम्स जो हैं उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो इंक्रीजिंग कॉमन रूल्स हैं साइबर गवर्नेंस को कंट्रोल करके चला जा सके, कैसे साइबर स्पेस जो बढ़ रहा है उसको प्रॉपर कैसे गवर्न किया जाए। ये सारी चीज़ें इंडिया ने लॉन्च किए हैं सम इनिशिएटिव, जिससे कि आप देखेंगे ग्लोबल इनिशिएटिव्स बोलते हैं, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जिसे आप बोलते हैं CERT.in, इसको सेटअप किया गया है जिससे कि एक साइबर क्राइम पे लगाम लगाई जा सके। इंडिया इज़ अ पार्टिसिपेंट ऑफ डिफरेंट ओपन एंड वर्किंग ग्रुप्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके आप देखेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी सपोर्ट करता है कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कैसे इन चीज़ों को मैनेज करके चला जा सके डेटा साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। क्राइस्टचर्च कॉल भी इसे ही बोलता है कि कैसे सोशल मीडिया में टेररिज्म को प्रमोट ना किया जाए, कैसे इसको रोका जाए, वायलेंट एक्सट्रीमिज़म को रोका जाए। जैसे आपने देखा होगा न्यूजीलैंड में एक नॉर्मल रैंडम आदमी था, उसने पूरी मस्जिद में गोली चला दी और सभी लोगों को वहाँ पर मार दिया। उसी के बाद ये बेसिकली क्राइस्टचर्च कॉल देखने को मिला था। यहाँ बात करी जा रही है एरियल सीडिंग की। एरियल सीडिंग अभी हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बोला कि वो एरियल सीडिंग स्टार्ट करेगा। मतलब जैसे ये ड्रोन है, ड्रोन से अगर आप सीड गिराते हैं, जो जिसे बोलते हैं आप बीज बोलते हैं, अगर वो गिराते हैं तो वो अगर जब बारिश अच्छी होगी तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली जब ग्रो कर जाएगी तो उससे काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट जो है हरा भरा देखने को मिलेगा। यही बात की जा रही है जिससे कि हरियाणा का जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कवर है, उसको कहीं ना कहीं बढ़ाया जा सके। बेसिकली एरियल सीडिंग के मैंने आपको बताया ड्रोन से, हेलीकॉप्टर से अलग अलग तरीके से इसे सीड्स डाली जाती हैं फॉरेस्ट के अंदर में। इसमें जो क्ले मिक्स होता है, जो सीड्स होती हैं उसमें कंपोस्ट मतलब गोबर की जो खाद होती है वो मिली हुई होती है, छार होती है और दूसरे कंपोनेंट्स। इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है कि सीड पैलेट्स जो होते हैं वो उनको स्प्राउट कर दिए जाते हैं और जब प्रॉपर रेन होती है तो वो उसके जो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होते हैं वो प्रॉपरली फिर ग्रो करने लगते हैं और जो जंगल होता है काफ़ी ज़्यादा ग्रीन नज़र आता है। उसके बाद देखेंगे एरियल स्पीड जो सीडिंग है उसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि इट मेक्स प्लांटेशन पॉसिबल इन एरियाज दैट आर इनएक्सेसिबल। ये जहाँ पे भी प्लांटेशन करी जाती है, जैसे आपने देखा कोई स्टीप स्लोप है, कोई पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे ये इस एरिया में अगर आपको प्लांटेशन करनी है तो यहाँ पे अगर आप ड्रोन से सीड्स गिरा देंगे तो ऑटोमेटिकली ये सीड्स ग्रो कर जाएंगे बाद में। अगर कॉमन कोई फिजिकली आप जाके सीड्स लगाएंगे तो प्रॉबिलिटी है कि आप यहाँ से नीचे गिर जाए, चोट लग जाए, तो ये सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। उसके बाद जो ग्रोथ है उसमें काफ़ी ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती कि एक बार डाल दिया उसके बाद फुर्सत हो गई, पानी आएगा तो ऑटोमेटिकली वो ग्रो कर जाएंगी। इसीलिए इसको बोला जाता है फायर एंड फॉरगेट। तो आपको पूछा जा सकता है कि एरियल सीडिंग को क्या बोला जाता है, फायर एंड फॉरगेट या कोई 2-3 ऑप्शन और दे सकते हैं। फायर एंड फॉरगेट मतलब एक बार सीड डाल दी उसके बाद आप भूल जाइए, ऑटोमेटिकली वो ग्रो कर जाएंगे। ये स्पीशीज़ जो प्लांट स्पीशीज़ इन पे ज़्यादा यूज़ होता है, ये इसमें सिलेक्टेड स्पीशीज़, नेटिव स्पीशीज़ होते हैं जो किसी एरिया के अंदर में पाए जाते हैं और वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा उससे प्रॉफिट होता है। सीड्स कुड बी ऑफ एन अप्रोप्रिएट साइज फॉर प्रिपेयरिंग सीड बॉल्स। जो प्रॉपर एक सीड साइज होता है उसमें आप गोबर का लेप कर दीजिए, क्ले का लेप कर दीजिए, जिससे कि टाइम आने पे वो स्प्राउट कर सके। स्पीशीज शुड हैव हायर सर्वाइवल परसेंटेज। जो सीड्स होती हैं ये इनके जो सर्वाइवल परसेंटेज है वो ज़्यादा होना चाहिए। मान लीजिए बारिश नहीं हो रही तब भी वो पड़ा रहे, सही रहे, उसका जब बारिश हो तब वो स्प्राउट कर जाए साफ़ होके और फिर एक बड़े प्लांट का रूप ले ले, जिससे कि उस एरिया का क्लाइमेट में काफ़ी ज़्यादा सुधार आएगा, फॉरेस्ट कवर बढ़ेगा, ग्रीन कवर बढ़ेगा और हमें कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को सस्टेन करने में हेल्प मिलेगी। तो ये सारी बातें थी, आज का इतना ही टोटल लेक्चर था। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अगर आपको पसंद आया तो लाइक इसे करिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करने का पूरा हक है। कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको मेरे इस पूरी लेक्चर की स्लाइड चाहिए फ्री में तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल IAS सूत्रा से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से फ्री में सारी स्लाइड्स मिलती हैं। उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन का आंसर आप IAS सूत्रा जो फेसबुक पेज है वहाँ पे जाके, या फेसबुक पे जो ग्रुप है वहाँ पे जाके पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा आज का कंप्लीट लेक्चर। थैंक यू गाइस, जय हिंद।